ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्या सीन है? Automated environment involves using computer systems for processes, operations, accounting, decision making. देखो आज की डेट में तो अब तो मतलब इसमें इतना एआई भी बहुत आ गया है इसमें। तो एक्चुअली में ना एआई कुछ नहीं है, हमारे सॉफ्टवेयर का एक्सटेंडेड फॉर्म है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर कोई भी होता है तो हम उसको डेटा दे देते हैं कि भाई देखो ऐसा करे तो ऐसा करना, ऐसा करे तो ऐसा करना। अरे समझ, अब ह्यूमन भी तो ऐसे डिसीजन लेते हैं ना कि सिचुएशन होगी तो ये करना। अब वो चीज मान लो कि खूब सारी डाल दें करोड़ों की तादाद में कि ऐसा होता है ऐसा करना, ऐसा होता है ऐसा करना, तो इट विल बिहेव लाइक अ ह्यूमन। आ रहा है समझ? क्लियर है? ठीक है। तो ये क्या है, ये याद करने पड़ेंगे। प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, है ना। प्रोसेस, ऑपरेशन, अकाउंटिंग और डिसीजन मेकिंग। मैं तुमको वो चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब कंप्यूटर का यूज करना इन सब चीजों में, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि तुम कंप्यूटर का कितना यूज कर रहे हो। एक्सेल जानते हैं सब, एमएस एक्सेल, ठीक है ना। सबसे पहले कंप्यूटर का यूज जो था वो एक्सेल और वर्ड तक ही सीमित था, कि भाई आप वर्ड प्रोसेसिंग के लिए या नंबर प्रोसेसिंग के लिए यूज करते थे उसको। क्लियर है? ठीक है ना। तो था वो, क्लियर है। वो किसमें आता था? ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग में उस समय। फिर जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बने तो उनमें आने लग गया। जैसे टैली, पहले क्या होता था, अकाउंट्स में बस था, बैलेंस शीट पीएनएल एक्सेल में शो कर दिए, वही ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट था। या जर्नल एंट्री जैसे रजिस्टर में रखना वैसा ऑनलाइन कर दिया। फिर टैली आया, तो टैली में क्या बोला, तुम हमको जर्नल एंट्री दो, हम तुम्हें बैलेंस शीट पीएनएल और सब लेजर वेजर सब देंगे। आ रहा है समझ में? तो वो क्या हो गया, वो थोड़ा ज्यादा ऑटोमेटेड हो गया। आ रहा है समझ में? लेकिन वहां भी क्या करना पड़ता था, जर्नल एंट्री देनी पड़ती थी। अब तो ऐसा हो गया कि ट्रांजेक्शन लेवल पर इंक्लूड हो गया है। समझ में आ रहा है? अब जैसे एटीएम है, एटीएम क्या है, मतलब कि आप जाकर के ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कैश निकाल रहे हो, और वो ट्रांजेक्शन भी करवा दे रहा है और वो एंट्री भी कर दे रहा है। समझ रहे? तो ऑटोमेशन के लेवल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गए, और ये तो एक बेसिक ऑपरेशन हो गया, अब तो मल्टीपल लेवल पर हो गया। मतलब इतना हो गया है कि आपने अपनी इन्वेंट्री, कोई फैक्ट्री चला रहे हो तो इन्वेंट्री का आपके सिस्टम सप्लायर के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब इन्वेंट्री कम होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी खबर सप्लायर को बढ़ जाती है और सप्लायर ऑर्डर भी भेज देता है। मैं आपको मैंने आपको जो भी सिस्टम्स बताए वो हर नेक्स्ट सिस्टम पहले से एडवांस्ड वाला बताया, जो आज के डेट में एक्चुअली बिजनेसेस के लिए यूज हो रहे। अरे अब हम बात करते हैं इसकी ऑडिट मैकेनिज्म की। जितने ऑटोमेटेड होंगे उतनी ट्रेल मिसिंग होगी। अरे समझे? ठीक है, ये ध्यान रखिए। जितने ऑटोमेटेड होंगे उतनी क्या होगी बेटा, ट्रेल मिसिंग होगी, ये ध्यान रखना। समझेंगे बच्चे, है ना। तो ऑटोमेशन कॉमन हो गया, है ना। की फीचर्स क्या है, लेस मैनुअल इंटरवेंशन, कॉम्प्लेक्स होता है। क्या चेक करेगा ऑडिटर, बताओ। अच्छा, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब इंटरनल कंट्रोल जो है वो क्या है, कंप्यूटराइज्ड। क्लियर है? ठीक है ना। ताला एक फिजिकल कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक क्या है, ऑटोमेटेड कंट्रोल। आ रहा है समझ? तो अब वो किस तरीके से खुल सकता है, जैसे कि एप्पल के उसमें प्रॉब्लम आई थी, पता है ना तुमको। एप्पल का सबसे पहले फेस प्रोसेसिंग आया था, समझ रहे? उसमें क्या होता था, फोटो दिखाते तो फोन खुल जाता था। ये तो फिर सभी में आया। हाँ, मतलब फेस का था वो, तो फोटो दिखाते तो फोन खुल जाता था। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटेड कंट्रोल की प्रॉब्लम्स। समझ रहे? जितनी भी मूवी देखो उसमें वो फिंगरप्रिंट्स ऐसे चुरा लेते हैं ना कि कोई ने ग्लास पे हाथ लगाया तो उसके फिंगरप्रिंट्स ले लिए। समझ में रहे? ऐसे ही होता है, ठीक है। तो फास्ट ऑपरेशंस, ठीक है ना।
डेटा की एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। और बहुत ही हो सकता है कि बहुत ही सड़ी से मिस्टेक कर रहे हो, मैंने बताया था ना कि 10 के ऊपर वाले इस डब्बे में 10 के नीचे वाले इस डब्बे में, तो 10 कहीं नहीं जाएगा। ये कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, गधा होता है एक नंबर का कंप्यूटर जो होता है, आ रहा है समझ? क्लियर है? उसकी मैं कल होती नहीं है मतलब, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो ऐसे सवाल रेज नहीं कर सकता ना, उसको बनाया है अपन ने ह्यूमन बीइंग के हिसाब से। सवाल भी वो तब पूछेगा जब हम उसको बोलेंगे कि अगर ऐसा कोई पूछे तो सवाल पूछे, समझना? इसमें दिमाग नहीं है कंप्यूटर में, समझ रहे हो? इट्स जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इवन द एआई वो सिर्फ क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब ये ना आज की डेट में तो बहुत सारे जितने बिजनेस ऑपरेशंस हैं उन सबको क्या कर ले रहा है? इंटीग्रेट कर ले रहा है, ठीक है। और सिक्योरिटीज और एंड कंट्रोल्स, तो एनहांस सिक्योरिटी बढ़ जाती है, एरर्स कम हो जाते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपकी हो जाती है, और कनेक्टिविटी possesses नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। क्या पता सकता है? नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। बोलो, क्लियर है? ये क्लियर? ठीक है ना? अब ऑडिट कॉम्प्लेक्सिटी। Integrated ERP systems like SAP or Oracle indicate a higher level of automation, leading to increased audit complexity. मतलब क्या बोल रहे हैं? जितना ज्यादा ऑटोमेशन उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना? क्या बोल रहा हूँ? ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम है ही कॉम्प्लेक्स। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड से थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हमको है नहीं, मतलब चीजें हैं ही नहीं। ऑडिटर को थोड़ी पता है कि तुमने अपने अकाउंटिंग के लिए जो सिस्टम लगाया है वो ऑडिटर को थोड़ी पता होता है। क्लियर है ना? ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सजेस्ट लोअर ऑटोमेशन एंड लेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्यों? क्या बोल रहे हो? जितना कम ऑटोमेशन होगा उतना दिखेगा क्लियर। ऑटोमेशन नहीं होगा, इसका वर्ड होगा कस्टमाइजेशन। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये समझ लो कि टेलर से कपड़े बनवाओ, और ये मतलब कि रेडीमेड खरीद लो। नोट कर लो, जो टेलर मेड होते हैं ना उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस कौन डलवा रहा है? खुद ही एंटिटी। और जो ऑफ द शेल्फ होते हैं इसका मतलब क्या है? दुकान में मिल जाएंगे। टैली, टैली से चेक करना आसान है क्योंकि टैली सब लोग यूज कर रहे हैं, तो कॉमन है, हमको पता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, कई जगह देख चुके हैं। बट किसी कंपनी में ईआरपी लगा हुआ है तो वो कैसा सीन है उसका? सिर्फ वहीं लगा हुआ है। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है ना? चलो, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? बताओ बताओ। कौन सा टॉपिक है? एक टॉपिक क्या होगा इसका? व्हाट इज द फंक्शनल प्रिंसिपल? हाँ, बी। ठीक है, उसके बाद फिर
एक सेकंड है, इसको थोड़ा सा कर लो जब तक तुम लोग उसको। Which factor determines complexity of business environment in an automated setting? Level of automation. ठीक है? What is the key feature of an automated environment relating to business operations? ठीक है. फिर fourth, what does the use of integrated ERP SAP practice suggest about the audit complexity? High automation and complexity. In an automated environment, what does the term integration refer to? Seamless coordination of business operation. पहले क्या होता था ना, सारा कुछ मैनुअल होता था. अब क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट आपस में क्या कर दिए, सॉफ्टवेयर में कनेक्ट कर दिए. क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है. फिर क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ठीक है ना? तो ऑडिट रिक्वायरमेंट, सबसे पहले ऑडिटर को एंटिटी, उसका बिजनेस और आईटी एस्पेक्ट समझना पड़ेगा कि एंटिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कितनी डिपेंडेंट है. ठीक. सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग आईटी एनवायरनमेंट. ठीक है. ये ठीक है कि दूसरी लाइन चला बताओ. ठीक है. तुम लोग लाइट पहुंच जाए, मतलब मेरा ये मकसद है. ये चलो ठीक है, छोड़ो, तुम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे. ठीक है. चलो, की कंसिडरेशंस फॉर ऑडिटर. ठीक है. अच्छा, अंडरस्टैंडिंग आईटी एनवायरनमेंट. आईटी डिपार्टमेंट है ना, एक्टिविटीज, डिपेंडेंसीज, रिस्क कंट्रोल, यही सब आइडेंटिफाई करेगा और क्या करेगा. क्लियर है? जो मैनुअल के होते हैं वही सब रिलेटेड. देखो, ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हो रहा मेरा, कंट्रोल का तरीका चेंज हो जा रहा है. समझ में आ रहा है? अभी तक अपन इंसान को दे रहे थे इंटरनल कंट्रोल, अब अपन किसको दे रहे हैं? मशीन को. समझ में आ रहा है? इंसान अलग टाइप से गलती करता है और मशीन अलग टाइप से. तो ऑडिटर को ये समझ होनी चाहिए, बाकी पर्पसेस पूरे सेम रहे. समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है. जो कंप्यूटर है ना, वो एक बहुत ही डम लेकिन हाईली एफिशिएंट और ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन हाईली डम है. उसको जितना बताओ उतना पूरा बिना गलती के कर लेगा, पर खुद से कुछ नहीं सोच सकता. हर चीज उसको क्या करनी पड़ जाएगी, बतानी पड़ जाएगी, एक एक छोटी से छोटी चीज. अरे सर, आप कंप्यूटर से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. कह रहे ऐसा क्यों नहीं करता, उसको नहीं सिखाया गया. समझ में आ रही है बात? क्लियर है? चलो, तो ऑर्डर का क्या है, देखो कौन कौन से एप्लीकेशन सिस्टम्स यूज में है. समझ में आ रहा है? और पर्पस, अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. देखो, आपको ये देखना है कि उन्होंने कौन कौन सी चीजें को लेकर के आईटी डिपेंडेंट है और इससे क्या मकसद जो है वो इनका पूरा हो रहा है. क्लियर है? तीसरा, लोकेशन, डिटरमिन इफ आईटी सिस्टम्स आर लोकल और ग्लोबल. ठीक है. फिर क्या है? आर्किटेक्चर, रिकॉग्नाइज द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेस्कटॉप, क्लाइंट सर्वर, वेब और क्लाउड बेस्ड. ये समझ में आ रहा है? ये पता है आपको, ये सब टेक्नोलॉजीज, डेस्कटॉप, क्लाइंट सर्वर, वेब और क्लाउड बेस्ड. डेस्कटॉप मतलब इसी सिस्टम में, क्लाइंट सर्वर मतलब एक सर्वर है ऑर्गेनाइजेशन में, उससे सारे सिस्टम कनेक्टेड. वेब या क्लाउड बेस्ड जो है वो क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट और ये अमेजोन, ये सब जो है
ये क्लाउड पे आपको डेटा स्टोर करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जैसे गूगल ड्राइव है, ये पर्सनल हो गया, बिजनेसेस को बहुत हैवी लेवल पे चाहिए। क्लियर है ना? अच्छा, वर्जन, note variations in function and risk across different application versions. अपडेट्स आती रहती है तो वो इसके वर्जन हो। अरे सर, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? इंटरफेस, इंटरफेस जैसे जीयूआई, जैसे माउस का एक इंटरफेस होता है, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट एक इंटरफेस है, लाइनक्स का एक अलग इंटरफेस रहता है। पता है ना कि नहीं पता है? क्लियर है? कोई भी ऐप जिस तरीके का दिखता है ना, वो उसका इंटरफेस है कि यूजर उसको यूज जो है वो कैसे करना है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? इन हाउस वर्सेस पैकेज, वही बात हो गई। ये तो टेलर मेड या रेडी। ठीक है। फिर क्या है? आउटसोर्सिंग। ठीक है ना? असेस आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। ठीक है ना? आईटी मेंटेनेंस कई बार हम किसी किसी कंपनी को दे देते हैं कि भैया कौन अपना सरदर्द पाले पूरे डिपार्टमेंट मेंटेन करके, इससे अच्छा क्या कर दो, आउटसोर्स कर दो। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। फिर क्या है? की पर्सोनल, आइडेंटिफाई की पर्सोनल, है ना? ये ये वो लोग हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है? एक बहुत बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी रहता है। जब भी आप आईटी डिपार्टमेंट, आईटी उसमें आते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा क्या रहता है? सिक्योरिटी। क्लियर है? ठीक है ना? फिर डॉक्यूमेंटेशन। The obtained understanding of company's IT environment should be thoroughly documented. आ रहा है समझ? ठीक है। The obtained understanding of company's IT environment should be thoroughly documented. बोलो, कुछ क्लियर है? आ रहा है समझ? मतलब लिखा होना चाहिए सारा सिस्टम। आ रहा है समझ? क्लियर? ये नहीं कि बस पता है हमको ये सिस्टम कैसे काम करता है, किसी को नहीं, ये बंदा जानता है, बस ऐसे नहीं चलेगा काम। समझ में आ रहा है? लिखा होना चाहिए पूरा कि क्या क्या काम ये सिस्टम करता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो एमसीक्यू बताओ। Crucial aspect for auditor to understand automated environment during the financial system audit. IT department organization. आ रहा है समझ? ठीक है। फिर why does understanding the IT environment involve for an auditor? नहीं, only लिखा है ना, dependency on IT. Which factor should an auditor consider while identifying information system being used? No, application systems. ठीक है। एप्लीकेशन सिस्टम्स कौन से यूज हुए हैं वो ध्यान रखिएगा। इन असेसिंग द आईटी एनवायरनमेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर टू recognize regarding architectures, technology infrastructure, architecture में technology infrastructure। ठीक है। Why is documentation essential in the context of understanding the automated environment during an audit? To facilitate communication with management. क्लियर है? अब आईटी सिस्टम में क्या रिस्क आता है? डेटा गलत प्रोसेस हो गया तो क्यों? कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इनपुट गलत दे दिया या प्रोग्राम गलत बना है। सोचो अगर कैलकुलेटर में कैलकुलेशन गलत आ रहे हैं, मतलब कोई वायर किसी गलत वायर से जुड़ गया तो वो सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। नहीं आ रहा, ठीक है ना? हाँ, नहीं पूरा नहीं आया है, ये तो था ही इसमें, समझना बहुत पहले से है। इंटरनल कंट्रोल में तो ये हो गई ना। अब इम्पोर्टेंस बढ़ गई इन सब टॉपिक्स की।
क्योंकि वो कंपनी वाला पार्ट पूरा हट गया। कम से कम कितना 20 नंबर के आसपास का आ जाता था। 10 नहीं नहीं, मैं तो ज्यादा बोलने वाला था, मैंने कम होकर के 20 बोला है। सिर्फ सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो आ जाते थे 10-12, बाकी एमसीक्यूज और करेंट सर्विस में भी आया था, उसका केस स्टडी भी आया था। वही मतलब उसका जो टोटल वेटेज था वो 15 से 20 नंबर तक था, तो चले ही जाते थे मेरे लिए। अच्छा था। हाँ वो इजी था, उसी के बल पे तो पास होते थे लड़के सब। ये तो चैप्टर्स कोई पढ़ाता भी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते। वो एक बार पढ़ा के बोर हो गया होगा ना टीचर, बोले यार सेम तो है, देखते लो रिकॉर्डिंग। ठीक है चलो। रिस्क ऑफ प्रोसेसिंग डेटा इनएक्यूरेटली और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा। अच्छा, अनऑथोराइज्ड डेटा एक्सेस, जिसको अधिकार नहीं है वो उस डेटा को एक्सेस कर ले तो देखो, समझो प्रैक्टिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस रहता है ना कि भाई एम्प्लॉय क्या देखेगा, उसका सीनियर कितना डेटा एक्सेस कर सकता है, उसका सीनियर कितना डेटा एक्सेस। पहले ऐसा मैनुअल होता था, तो रजिस्टर्स होते थे, कौन सा रजिस्टर किसके पास रहेगा। और जब आईटी आया तो क्या हुआ, डेटाबेस सारा एक जगह बनता है, और फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू डीबीएमएस, आईटी में नहीं किया क्या। डेटाबेस जो होता है वो ऐसे बनता है ना, समझ लो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में फील्ड्स और कॉलम्स, मतलब वो कॉलम्स रोज होती हैं, फील्ड्स होती हैं। ये सब नाम ही नहीं सुने हो क्या तुमने। मैंने सुना। अच्छा ठीक है चलो, आईटी हो गई है तुम्हें। अच्छा अच्छा, तो वही नहीं होगी। ठीक है, तो वो डेटाबेस में रहता है पूरा, और उसमें से कौन कौन से कॉलम का रोज का एक्सेस देना ये डिसाइड कर लेते हैं बस, कि किस आईडी को कौन सा एक्सेस देना। क्लियर। तो वो एक्सेस जो है वो अनऑथराइज नहीं होना चाहिए, ये रिस्क है, आईटी रिस्क। समझ में आ रहा है। ठीक है। सोचो एक एम्प्लॉय, उसको पता चल जाए सारी उनकी सैलरी कितनी है, तो एचआर का बेटा बहुत प्रेशर होता है, ऑडिट करने जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है। कई जगह पर, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कई जगह पर एम्प्लॉय सैलरी का डेटा अकाउंट्स वालों के पास नहीं होता, एचआर वालों के पास ही होता था बस। उससे फर्क पड़ता है ना, मतलब समझ लो कि कितना ध्यान रख रहे हो लोग कि अकाउंटिंग वालों तक को नहीं बता रहे, और प्रोसेसिंग अकाउंटिंग से हो रही है, समझ रहे, लेकिन लमसम हो रही है। ये बात सिर्फ बैंक को पता है कि किसके अकाउंट में कितना जा रहा है। मैंने किए ना ऑडिट, इसलिए बता रहा हूं। अरे अकाउंटिंग में भी तो लोग हैं। बात ये है कि जितने ज्यादा लोगों से शेयर करोगे उतनी दिक्कत है ना। नहीं ऐसा जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में पता होता है, पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस लेवल पर कर रखा है कि भाई एचआर को तो पता होना ही चाहिए, अकाउंटिंग वाले को क्या करना पता होगा। तो उन्होंने वो छीन लिया, उससे पूरा सिस्टम ऐसा बनाया है कि वो लमसम अमाउंट उनके अकाउंट से जाता है, और इंडिविजुअल अकाउंट सबके अकाउंट में credit होता है। ये बात सिर्फ बैंक को पता है। समझ गए। ठीक है हाँ। हाँ वो तो बना ही रहे ना सैलरी। चलो, डायरेक्ट डेटा चेंजेस अगर कुछ है तो, है ना, रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड डेटा चेंज एट द बैक एंड। एक बार एक बंदे ने ऐसे सुनने में आया था, मुझे नहीं पता कितनी सच्ची बात है, कि बैंक के, उसने किया था कि जितने अकाउंट्स हैं उनके जितने भी बैलेंसेस होते हैं उसका एंड का 0.25 या जो भी पैसे में है ना, वो कट के पूरा एक अलग अलग अकाउंट में जमा हो जाएगा। वो बैंक का या किसी का सिस्टम बना रहा था, तो ऐसे करके 101 करोड़ रुपए उसने जमा कर लिए थे, ऐसे कुछ था अमाउंट, 100 करोड़ 25 करोड़ ऐसा कुछ था अमाउंट। सोचो इतने अकाउंट थे, मतलब डेली के जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें अगर पैसे में कुछ है तो वो उसके अकाउंट में जा रहा है। आ रहा है समझ में। ठीक है, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस कमा लिए भाई। सोचो किसी को कुछ हर्ट भी नहीं हो रहा है, उसका पैसा भी बन जाए, गजब ही है। पर बैंक का नुकसान हुआ ना, वो पूरा पैसा बैंक का होना था।
एक अकाउंट में चला जा रहा था, आईटी वाला ले गया था, तो बैकएंड से डेटा चेंज कर दिया था उसने, ठीक है। एक्सेसिव या प्रिविलेज्ड एक्सेस, ठीक है। ठीक है, फिर segregation of duties, risk of inadequate segregation of duties leading to potential misuse, है ना, unauthorized changes to, अच्छा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है ना, जो एंट्री कर रहा है और जो एक्चुअल काम कर रहा है वो अलग अलग है। अनऑथराइज्ड चेंजेस है ना, रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशंस टू सिस्टम्स, ठीक है ना। फिर failure to make necessary changes, risk of neglecting essential updates or changes to systems or program, क्योंकि देखो बग्स जानते हो ना, बग्स क्या होते हैं? बग्स मतलब कि जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कुछ किसी प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको बग कहते हैं। अरे समझ, तो उसके लिए होता है। आप देखो ना, आपका जो भी एप्लीकेशन है वो अपडेट होती रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को वो क्या करते रहते हैं, सुधारते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे सामने तो नहीं आती, लेकिन वो उनके सामने आती है। अरे मतलब जिसके भी सामने आती है तो फिर वो कंपनी को बताई जाती है। क्लियर है क्या? फिर क्या है, लॉस ऑफ डेटा, ये सब क्या है ना, कि हार्ड डिस्क खराब हो गई तो उसका बैकअप लेते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब बताओ उसके एमसीक्यूज बताओ। इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर दूसरा अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस, समझ रहे? कॉन्फिडेंशियलिटी पता है ना, सीक्रेसी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, फिर थर्ड वाला बैकएंड चेंजेस टू डेटा, फिर फोर्थ का लॉस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। ठीक है, फिफ्थ का सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अबे इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, पर फोर्थ का गलत है। नहीं सही है, क्योंकि लो लेवल ऑफ एम्प्लॉय और हाई लेवल एम्प्लॉय में सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहा हूँ ड्यूटीज, ठीक है। एम्प्लॉय के वर्क अलग अलग है ना, उनमें सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहा हूँ, अबे सेपरेशन अलग अलग नहीं कर पा रहा हूँ। यही तो सिस्टम को नहीं पता चल रहा ना, यही तो रिस्क है ना, एक्सेसिव प्रिविलेज्ड डेटा एक्सेस, ठीक है। चलो, इम्पैक्ट ऑफ आईटी कंट्रोल्स, ठीक है। मिटिगेशन यानी धीमा करना, कम करना। तो रिस्क को कम कैसे करेंगे? Risk related to IT system need to be mitigated to ensure reliable and secure operations. ठीक है, क्या मतलब है? क्योंकि देखो, पॉइंट ये है कि किसी भी बिजनेस में हमने कंप्यूटर लगा लिया तो हाँ बहुत बढ़िया की, इससे ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन रिस्क भी क्या होंगे,
बढ़ जाएंगे, रिस्क भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर? अभी भी तो कंपनी के लेवल पर क्या करना पड़ता है लोगों को, जब आईटी सिस्टम लगाते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। अरे क्लियर? इम्पैक्ट ऑन ऑडिट, ठीक है। Substantive checking. Inability to address risk may result in non-reliance of system data, leading to increased detailed checking for completeness and accuracy. क्या समझे? रिस्क जो है आईटी का, वो अगर एड्रेस नहीं कर पा रहे तो उस पे अपन रिलाई नहीं कर पाएंगे और तो और सब्सटेंशियल प्रोसेस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? देखो, अगर आप सिस्टम रिलेटेड रिस्क को उतना आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव चेकिंग जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। आईटी सिस्टम एक इंटरनल कंट्रोल है, आ रहा है समझ में? ठीक है। इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल्स, नॉन रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम कैलकुलेशन या बिल्ट इन अकाउंटिंग प्रोसीजर, इससे आपका ऑडिट वर्क बहुत बढ़ रहा है अगर आप सिस्टम पर भरोसा नहीं कर रहे हो। आ रहा है समझ? ठीक है ना? और रिपोर्टिंग इम्पैक्ट, regulatory requirements may lead to modification in the auditor's report. ऐसे आईटी एक्ट 2000 है तो हो सकता है कि उसमें कुछ है कि आईटी रिलेटेड कंपनीज का ऐसा ऐसा होना चाहिए, या कंपनीज एक्ट में हो सकता है कि आईटी रिलेटेड कंपनीज के लिए सेपरेट है। वैसे है, आईटी रिलेटेड कंपनी के एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर है कि भैया हमारा बिजनेस ज्यादा रिस्की है बाकी सबसे। क्लियर है? डिसरप्ट हो सकता है कभी भी, रातों रात बदल सकता है लिटरली, ऐसे ही है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं? जनरल और एप्लीकेशन लेवल। देखो, फोन एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली चीज है, अरे सर, ठीक है ना? अब आपको लगता है आप आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स लगाते हैं पर्सनल लाइफ में टेक्नोलॉजी को लेकर के? पासवर्ड लगाते, बहुत बढ़िया। ये कवर लगाया मैंने, ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं ऐसा नहीं है ना? जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं तो हम यूपीएस इन्वर्टर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि एकदम से बंद होता है तो दिक्कत होती है, डेटा लॉस या सिस्टम खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? कंपनीज में जहां पर सिस्टम्स रखे हुए उस रूम में किसी का एक्सेस नहीं होने देना, ये भी एक आईटी कंट्रोल है। पर आप समझो ये सब जनरल कंट्रोल के एग्जांपल्स में बता रहा हूँ। जनरल कंट्रोल नॉन टेक्निकल बंदा भी लगा सकता है, जिसको ये पता है कि हाँ भाई इंपॉर्टेंस क्या है आईटी कंट्रोल्स की। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? आप जब पासवर्ड डालते हो तो एबीसीडी डाल देते हो? नहीं डाल पाते, क्यों? क्योंकि नंबर ही ओपन करके देते हैं। अरे समझ, ये क्या है? एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल। अब किसी एक इंडिविजुअल ऐप में जाकर के देखो आप, अरे समझ, वो आपको लॉगिन करने के लिए क्या करता है, पासवर्ड या वो सब मांगता है, तो वो क्या हो गया? एक्सेस कंट्रोल। समझ में आ रही है बात? हम्म। भाई आपका जो पासवर्ड है जो आप बनाते हो, वो कह रहा है नहीं कम से कम 12 डिजिट लो, नहीं इसमें एट द रेट लगाओ, या कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, ये क्या है? एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल। समझ आ रही है बात? उसकी प्रोसेसिंग को लेकर के हूँ, मान लो कि कोई ऐप है जिसमें कि मैं कुछ काम कर ले रहा हूँ, समझ रहे? कुछ भी गिटार ट्यून कर ले रहा हूँ, समझ रहे क्या ऐप से? तो भाई उस ऐप को कुछ सिखाया गया होगा ना, जिसके बेसिस पे वो क्या कर रहा होगा, ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? कोई भी जो एप्लीकेशन है वो आपका डेटा प्रोसेस कर रही है, उसकी प्रोसेसिंग सही है या नहीं। हम लोग नॉर्मली एप्लीकेशन कंट्रोल हमको नहीं पता होता, वो किसको पता होंगे? जिसने एप्लीकेशन बनाई। समझ में आ रही है बात? क्लियर है?
जैसे कि आपका टेस्ट का प्रैक्टिस टेस्ट दिया आपने देखी का, है ना? तो प्रैक्टिस टेस्ट अगर आप दोगे तो क्या होगा उसमें कंट्रोल्स है कि एक बार बंद हुआ तो फिर आप नहीं कर सकते, नहीं तो फिर क्या होगा, आप देख करके दोबारा से कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये एक तरीके का क्या हो गया, कंट्रोल। ठीक है, टाइम का उसमें कंट्रोल डाल दिया कि भैया इतने इतने टाइम में हो ही जाना चाहिए। ठीक है, अब हमने जब क्वेश्चन डाला और उसके जो आंसर्स डाले ना, वो हमने उसकी प्रोसेसिंग डिसाइड करी। अगर वो हमसे गलत हो गई तो वो गलत प्रोसेस करने लगेगा। तुमने सही आंसर किया लेकिन वो गलत कर देगा अगर हमने गलत आंसर मार्क करके दिया तो। समझ में आ रहा है ना? तो वो ऐप का ही हो गया कि स्क्रीन पर नहीं हो सकती ऐप की। हाँ, वो तो और ही अलग लेवल के कंट्रोल है। मतलब कुल मिलाकर के बहुत सारे होते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसको बिजनेस में लेकर के जाओ और अकाउंटिंग से रिलेटेड लेकर के जाओ। समझ में आ रहा है? फेसबुक या व्हाट्सएप की एक ऐप है, समझ आ रहा है? ठीक है, उसका अपना क्या होता होगा, व्हाट्सएप वगैरह का क्या होता होगा, उनके अपने एप्लीकेशन, आईटी वाली जितनी भी कंपनीज होती है इनके एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी बहुत तगड़े होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। तो पहले कंट्रोल दैट गवर्न द ओवरऑल आईटी एनवायरनमेंट, ध्यान रखना, सिक्योरिटी पॉलिसी, सिस्टम डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, कौन बनाएगा, किस वेंडर से खरीदेंगे हम, समझ रहा है, किससे अपडेट कराएंगे, ये सब जनरल आईटी कंट्रोल्स। लेकिन इंडिविजुअल एप्लीकेशन सिस्टम से जो वो होंगे वो कौन से हो गए, एप्लीकेशन लेवल के कंट्रोल। आ रहा है समझ में? फिर तीसरे कौन से हो गए, कंट्रोल्स रिलायंट ऑन आईटी सिस्टम इंटीग्रेटिंग विद बिजनेस प्रोसेसेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर है? तो ये ऐसे कंट्रोल हो गए जो आईटी पे डिपेंडेंट। एप्लीकेशन कंट्रोल कुछ कुछ कैसे हो जाएंगे, फुल्ली ऑटोमेटिक होंगे ना। लेकिन आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल कुछ जैसे बायोमेट्रिक कंट्रोल है, तो वो अपने आप एम्प्लॉय को रोक नहीं रहा। कोई एक बंदा होगा, हो सकता है वो बोले कि नहीं इसमें अटेंडेंस लगा करके जाओ, अब उसमें भी कुछ मैनुअल कंट्रोल डाल दिए कि भैया जिसकी अटेंडेंस नहीं है उसको सैलरी प्रोसेस नहीं होगी एंड ऑल दैट। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है ना? चलो इसके एमसीक्यूज बताओ। Potential impact on audit when risks are not adequately mitigated. Non-reliance on system data. क्योंकि भैया अगर रिस्क कम नहीं हो रहा है तो सिस्टम डेटा पर रिलाई नहीं कर सकता। ये तो सिस्टम कुछ भी कर रहा है, हो सकता है बना खराब हो। अरे देखो हम लोगों ने ना, हम लोग जनरल पब्लिक हैं, हम तक वो कंट्रोल्स पहुंचते हैं जो अच्छे से टेस्ट हो गए होते हैं। समझ रहे हैं? हम तक वो कंट्रोल्स कभी पहुंचे ही नहीं जो टेस्ट में फेल हो गए होंगे। समझ में आ रही है बात? हमको वो कभी कंट्रोल्स देखने को नहीं मिले, क्या पता कितने बनाए गए हों, हम तक पहुंचे ही थे। लेकिन अब जैसे एंड्रॉइड या इन सब में आप देखोगे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस क्या होंगी, हो सकता है कि इनकम्प्लीट या वैसी बनी होंगी। हम लोग तो फेमस वाले ही डाउनलोड करते हैं, इसलिए हम लोग को अच्छी प्रोसेसिंग वाले मिलता है। आप रैंडमली कोई भी डाउनलोड करोगे तो क्या होगा, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। क्लियर है? ठीक है ना? किसी की अपनी ऐप का कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है तो कोई दूसरी ऐप उसको हो सकता है कि हैक कर ले। आ रहा है समझ में? तो ऐसा सब हो सकता है। चलो, व्हाट कुड रिजल्ट फ्रॉम इनएबिलिटी टू एड्रेस रिस्क रिलेटेड टू आईटी कंट्रोल? एडिशनल ऑडिट होगा। फिर in an automated environment, what types of control govern overall IT environment? General IT controls. Which of the controls are specific to individual huh? Application controls. पढ़ लिए थे क्या तुमने? चलो अब जनरल आईटी कंट्रोल्स देखो। जनरल में policies and procedure are applicable to multiple applications supporting the effective functioning of हाँ देखो, जनरल आईटी कंट्रोल जैसे कि एंड्रॉइड का है। एंड्रॉइड क्या है, सारी एप्लीकेशंस को गवर्न कर रहा है, ऐप स्पेसिफिक नहीं आ रहा समझ में। मैं विंडोज लगाऊं कि लाइनक्स लगाऊं, ये जनरल आईटी कंट्रोल है। समझ रहे हैं? या फिर मैं कौन सी ऐप खरीदूं, वो भी क्या है, जनरल।
जब हम एक एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं ना प्रोसेसिंग कंट्रोल में, तो वो किस में आता है? एप्लीकेशन कंट्रोल में। ये बिजनेस लेवल पर ऑपरेट होता है, कैन बी ऑटोमेटेड और मैनुअल, है ना। ये ओवरऑल लेवल पर ऑपरेट होता है, ठीक है। मेंटेन्स इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी एंड डेटा सिक्योरिटी। ये है कि कंप्यूटर रूम में किसी को घुसने मत दो, लॉक लगा कर रखो, है ना, पासवर्ड लगा करके रखो, ये सब ये आईटी एप्लीकेशन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जैसे कि ईआरपी, इंश्योर कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड डेटा इंटीग्रिटी। काम अच्छा हो, वो एप्लीकेशन कंट्रोल है। हाँ, कंप्यूटर सही से रहे, ये क्या है? जनरल आईटी कंट्रोल्स। क्लियर है? एग्जांपल एडिट, चेक, वैल्यूएशन, ये जो है ना, इसके जो चेक्स मिलेंगे ना आपको, एकदम उसके अंदर के रहते हैं, सिस्टम कंट्रोल्स रहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया भी था, पेरिटी बिट चेक, यूजर लिमिट चेक, सीक्वेंस नंबर चेक, इनपुट डेटा का वैलिडेशन, ठीक है, ये सब कंट्रोल्स है कि आप कभी भी इनपुट देते हो किसको, सिस्टम को, तो उसको पहले वो क्या कर लेता है, एक तरीके से वेरीफाई कर लेता है, ठीक है। इसकी कंट्रोल कैटेगरीज में क्या क्या है देखो। कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें, पहला तो ये है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। अब देखो, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ, ठीक है, डेटा सेंटर के कंट्रोल क्या है, ओवरऑल मैनेजमेंट, ठीक है, बैच जॉब शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये जो बैच जॉब शेड्यूलिंग है, जैसे एंट्रीज जो होती है ना, वो एक होती है रियल टाइम, एक एक एंट्री जो है वो होती चली जाए, और एक होता है बैच जॉब शेड्यूलिंग, मतलब पूरा का पूरा 25 एक दिन की जितनी भी एंट्री है वो एक साथ प्रोसेस हो। एक मिनट, हेलो, बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो है ना, बैकअप मॉनिटरिंग, स्टोरेज, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ ओएस, डेटाबेस एंड नेटवर्क्स, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग क्या होती है कि एक पूरा बैच बनाया, फिर वो कंप्यूटर में एक साथ प्रोसेस हो गया। आ रहा है समझ में? एक होता है रियल टाइम वाला, जिसमें एंट्री हुई और वो प्रोसेस हुई, जैसे एटीएम है वो रियल टाइम वाला, एक एक जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हो ही उसमें रहा है। हाँ, वो रियल टाइम है। बैच प्रोसेसिंग क्या है कि मैंने कंप्यूटर वाला लगा रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, दिन भर में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, डे एंड में मैं उसको देता हूँ, वो कंप्यूटर में चढ़ा देता है। ये हो गया बैच प्रोसेसिंग। समझ में आ रहा है? तो आप बैच प्रोसेसिंग करोगे, रियल टाइम करोगे, कैसे करोगे, है ना। बैकअप की मॉनिटरिंग, ये भी एक कंट्रोल है कि डेटा खराब हुआ तो फिर हमको थोड़ा सा बैकअप मिल जाए। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ठीक है ना। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मतलब, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जो है, मतलब कि, अच्छा इसमें तो ओएस लिखा हुआ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो बहुत ही ब्रॉड हो गया कि आप लाइनक्स लगाओगे, आप विंडोज लगाओगे, या कौन सा लगाओगे, है ना। डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हो, ऐसे बड़े सारे ऑप्शंस आते हैं। क्लाउड सर्विसेज में माइक्रोसॉफ्ट भी देता है, अमेजोन भी देता है, गूगल भी देता है, अरे समझ, ठीक है ना, ये सब, और नेटवर्क्स, ठीक है। एडिशनल एस्पेक्ट्स क्या है, कवर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, कि कभी कोई डिजास्टर हो जाए तो बिजनेस कंटिन्यू रहे, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बिजनेस तब भी कंटिन्यू रहे, तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, और डिजास्टर रिकवरी प्लान, कि कोई डिजास्टर हो जाए तो हम रिकवरी कैसे करेंगे। अरे सर, इसके लिए बैकअप बैकअप जो है वो आपको पता है, स्टॉक मार्केट के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, सोचो अगर मान लो कि कभी वहां बम बम फट जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो नहीं नहीं, बंद तो होगा, डेटा का क्या होगा, क्लाउड मतलब कहाँ, जो भी
हाँ, ये बात सही है। अब क्या है कि इन्होंने बिल्कुल सेम पूरे सिस्टम्स और प्रोसेस चेन्नई या ऐसी एक जगह पर भी लगा रखे हैं जो 100% ट्रांजेक्शन होता है, वो पैरेलली वहां पर भी होता है, और एक और दो जगह पर, पता नहीं जहां भी है। लेकिन पॉइंट ये है कि दो जगह के भी सिस्टम्स अगर बर्बाद हो गए तो 15 मिनट में वो पूरा का पूरा वापस से ऑनलाइन आ जाएगा। ये कंट्रोल है, समझ रहे, ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है। और डिजास्टर रिकवरी भी बोल सकते हो। डिजास्टर रिकवरी में मतलब कि जब एक बार डिजास्टर आए तो कितने दिन के अंदर अंदर हम वापस से ऑपरेशनल हो जाएंगे, यह डिजास्टर रिकवरी प्लान। क्लियर है? ये सब जेनरिक भी हो सकते हैं, आईटी रिलेटेड में है ये, लेकिन ये जेनरिक भी हो सकते हैं आईटी का, है ना। फिर एडिशनल एस्पेक्ट्स ही हो गए, ठीक है। प्रोग्राम चेंज, अब इंश्योर मॉडिफाइड सिस्टम्स कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो प्रीवियस सिस्टम्स है वो सेम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मीट कर रहे हैं, है ना। सिस्टम्स अगर मॉडिफाई हुए तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पूरे होके नहीं, क्योंकि सिस्टम मॉडिफाई करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसमें इंश्योर हो रही है या नहीं, ये देखना पड़ता है। फिर चेंज, चेंज का मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, समझ रहे हैं? रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग, ट्रैकिंग चेंज रिक्वेस्ट, मेकिंग एंड टेस्टिंग चेंजेस। क्योंकि जब भी चेंज हो रहा है तो उसका पूरा रिटन डॉक्यूमेंटेशन मुझे चाहिए कि क्या चेंज हुआ, किसने चेंज किया, चेंज ऑथराइज्ड भी था या नहीं था, ये सब चीजें क्लियर है ये, ठीक है। फिर क्या है? एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस सिक्योरिटी क्या है? ऑब्जेक्ट ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज डेटा टू एक्सेस टू प्रोग्राम्स, मतलब जो प्रोग्राम्स हैं उनका एक्सेस किसको दे रहे हैं? नहीं ना, जिसको जरूरत, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिसको देना चाह रही है। क्लियर है क्या? नहीं तो कोई भी चेंज करता बैठेगा, फिर आ रहा है समझ, ऑथराइज पर्सन को होना चाहिए, है ना। एक्टिविटीज क्या होंगी? सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी पॉलिसीज प्रोसीजर, एप्लीकेशन डेटा, ओएस, है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, ये सब, ये तो बहुत, ये पूरा डीसा में पूरा एक पैच है, मतलब पूरा, समझना रहे, मतलब 12 हफ्ते की क्लास में 2 दिन की क्लास तो सिक्योरिटी सिस्टम पे तो बहुत ही ज्यादा रहता है। सबसे मेन यही है। डीसा आपको पता है क्या है? डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, सीए के बाद जो अगर बैंक ऑडिट या कंप्यूटर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करना चाहता है उसको डीसा करना कंपलसरी है आज की डेट में। अरे समझ, बहुत सारी जगहों पर अब डीसा वाला सीए ही मांगते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बहुत सारे लोगों को एलिजिबिलिटी नहीं है क्योंकि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में सबका उतना हाथ नहीं जमा होता है। अरे समझ, ठीक है ना। चलो, तो फिर एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेशन सिस्टम है वो हम बनवा रहे हैं, खरीद रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए हम किससे बात कर रहे हैं, वेंडर चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये सब हमको देखना पड़ता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो इंश्योर सिस्टम्स आर डेवलप्ड, कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। मेरा पूरा फोकस किस पर है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स और ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। डेवलपमेंट समझ रहे हो, बनवा रहे हो आप अपनी आप, ठीक है, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब बनवा रहे हो, एक्विजिशन मतलब खरीद रहे हो, और मेंटेनेंस का भी आप कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे सकते हो। तीन चीजें हैं, क्लियर है। तो ensure systems are developed, configured and implemented to meet financial reporting objective activities. Overall management of development activities, क्योंकि जब आप ऐप डेवलप करा रहे हो तो आप पता नहीं उसमें क्या क्या ऐसा डलवा लो जिससे कि प्रॉब्लम हो जाए। समझ में आ रही है बात? अकाउंटिंग प्रोसेस ही वो हो जाए ना। प्रोजेक्ट इनिशिएशन, एनालिसिस एंड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस। समझ में आ रहा है?
तो ये सब क्या है, ये सब चीजें ऑडिटर को चेक करनी पड़ेगी। ये सबसे वो वाला है ना। ये अलग से आता है बेटा, जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन लेवल, समझ ना, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है। आपको एटलीस्ट इसमें इस तरीके से में पढ़ने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। समझ में आ रहा है, इस तरीके से लिखा सकते हो आप, ठीक है। पूरा पैराग्राफ दिया वो याद नहीं होता, लेकिन ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एप्लीकेशन सिंपल है, ठीक है। हाँ चलो एमसीक्यू बताओ। What is the purpose of general IT control? Supporting application control. Okay. Which control category involves the overall management of computer operation, batch scheduling and backup monitoring? Which control category involves the overall management of computer data center and network operations? ठीक है, चलो फिर क्या है? What is the objective of program change controls? Ensure systems meet financial reporting objective. Objective तो ये रहेगा. Which access security activity involves authentication and authorization for financial reporting objective? D. Security organization and management. ठीक है ना? फिर what does application system acquisition, development and maintenance control aim to ensure? Financial reporting objectives. ठीक है, चलो अब एप्लीकेशन कंट्रोल्स देखो, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन के अंदर की बात है, समझ रहे कि एक एप्लीकेशन चल कैसे रही है, समझ रहे। आप जोमेटो ऑपरेट कर रहे हो, आप कोई भी ऐप चला रहे हो, तो वो ऐप जो चल रही है उसमें इंटरनल बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, वो एप्लीकेशन लेवल है। हम ये बंद कर दो खिड़की, ये खिड़की बंद कर, बातें भी ऐसे करते हैं जैसे कि लड़ रहे हैं। चलो तो मैनुअल कंट्रोल्स, अच्छा तो एक एप्लीकेशन, हमारा मेन मकसद है उन एप्लीकेशंस की बात करना जिससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कुछ कुछ होता है, समझ आ रहा है। एक ऐप नहीं होती है आज के डेट में, समझ आ रहा है। आप समझो कि बहुत सारे तरीके के सॉफ्टवेयर हैं और वो सारे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट होते हैं। एक होता है डीबीएमएस और एक होता है आरडीबीएमएस, ठीक है। आरडीबीएमएस जो है वो एक्चुअली मल्टीपल डेटाबेसेस को कनेक्ट कर देता है, रिलेशनल या ऐसे कुछ नाम है उसका, ठीक है। तो वो रिलेट कर देता है सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। तो जैसे एक एटीएम है जैसे, तो किसी भी एटीएम से किसी भी बैंक के पैसे निकाल सकते हो ना, समझ रहे हो। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि पहले सिर्फ डीबीएमएस था, आरडीबीएमएस आने के बाद सब कनेक्ट हो गए, तो अब आप किसी भी बैंक से किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हो। क्लियर है ना। फिर आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल किसका पार्ट चल रहा है, 8.5 है ना। ये है टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब आप समझो, आपको ये भी आ सकता है टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, और क्या आ सकता है, जनरल आईटी कंट्रोल्स के बारे में बताओ, या एप्लीकेशन कंट्रोल या आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अब आपके जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सबकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, ये ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है ना। ये नोट सब इकट्ठे करते जा रहे हो ना एक जगह पे, क्लियर है, ठीक है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर से मिल गए ना आपको,
कौन से चैप्टर से मिलेंगे? सेकंड के शुरू से मिले? साले एक तो खुद लाया नहीं, वो बैग लगे दे रहे, बैग नहीं दे रहे। ओ 2 पॉइंट किससे चालू है? 2 पॉइंट किससे चालू है? ऐसा कुछ टॉपिक नहीं डला है क्या? थर्ड चैप्टर से है भाई नोट्स। ओके, ऑडिट प्रोग्राम के पहले के भी दे दूंगा मैं तुमको, और है ना, क्योंकि यही नोट से प्रिपेयर कर लेना, समझ रहे? ये नोट से प्रिपेयर करना मतलब कि पूरा मॉड्यूल पढ़ना, पूरा स्पाइरल। हाँ स्पाइरल करवानी है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। फिर हाँ, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। तो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैनुअल कंट्रोल्स है, लेकिन वो डिपेंडेंट किस पर है? मैनुअल कंट्रोल्स जो है वो डिपेंडेंट किस पर है? कंप्यूटर्स पर। क्लास चल रही है, ठीक। तो मैनुअल कंट्रोल्स जो है जो किस पर डिपेंडेंट है? आईटी पर। जैसे कोई बंदा रिपोर्ट बना रहा है कि कौन कितने दिन आया कितने दिन नहीं आया, पर ये वो रिपोर्ट किस बेसिस पे बना रहा है? जो लोगों ने ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करी हुई। तो समझ में आ रहा है ना? मैनुअल कंट्रोल जो कि आईटी से जनरेटेड डेटा पे भरोसा करके रिपोर्टिंग कर रहा है, ये क्लियर है ना? तो मैनुअल कंट्रोल यूटिलाइजिंग डेटा इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट फ्रॉम आईटी सिस्टम्स, ये क्लियर है ना? आईटी डिपेंडेंट का मतलब अगर तुम समझ रहे हो तो ये टॉपिक वैसे भी बना लो तुम अपने। रिलायबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा। तो सोर्स डेटा क्या होता है? कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए। जो आईटी सोर्स से मिल रहा हो, वो डेटा जो इनपुट किया जा रहा है, जिसके बेस पे बाकी सारा कुछ बन रहा, समझ रहे हो? ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो गीगो पे चलता है। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। हम लोगों ने पढ़ा था अपने टाइम, 4th 5th क्लास का, नहीं 7th 8th में हम लोगों को, नहीं सॉरी 9th में हम लोग को पहली बार कंप्यूटर का ऐसे इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे पतली सी किताब थी, समझ में आ रहा है? पहली बार लैब गए थे तो कंप्यूटर सिस्टम्स थे, तो पता तो था नहीं क्या है कहता है, तो मैं बस ऐसे क्लिक करके खोलते जा रहा था फाइल्स। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बस खोलते जा रहा था। मतलब मैंने फोल्डर्स खोलता जा रहा था, जो फाइल मिलती जा रही थी उसको डबल क्लिक कर रहा था, खोलते जा रहा था खोलते जा रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा मैं कर रहा था। ठीक है। फिर मैम आई, बोली कह रही है क्या करती है, नहीं मतलब मेरे को लगा मैंने ये क्या कर दिया, पता नहीं खराब तो नहीं हो गया। तो फिर मैम बोली कह रही खूब सारी फाइल्स खोल दी तुमने, ये मैंने कहा तुमको कैसे पता चला? उसमें समझ नहीं आ रहा था ना, मतलब अभी ये चीज इतनी ऑब्वियस है, समझ आ रहा है? ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इनको कैसे पता कि मैंने खूब सारी फाइल्स पे ऐसे क्लिक किया है ये वैसे। ठीक है, वो बंद करती जा रही थी सारी फाइल्स एक एक करके, मेरे को तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है ये। ठीक है ना? तो ऐसा सब रहता है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो खैर याद आ गया इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, तो रिलायबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डेटा। ट्रांजेक्शन दिया ही गलत है, आपने अमाउंट ही गलत भरा है, तो आप कंप्यूटर थोड़ा ना गुस्सा निकालोगे कि अभी सही अमाउंट नहीं बता रहे, तुमने उसको जो बताया उसने वही प्रोसेस किया। क्लियर है? रिक्वायर्स इफेक्टिव जनरल आईटी कंट्रोल्स ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन आईटी। तो इसमें आपको जनरल आईटी कंट्रोल्स भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रोसेसिंग करेक्ट नहीं करनी, और क्या करेक्ट करना है? इनपुट डेटा भी करेक्ट करना है। जनरल आईटी कंट्रोल्स भी जो है वो क्या करने हैं?
करेक्ट करने। क्लियर है? ठीक है, जनरल आईटी कंट्रोल्स वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ठीक है, तो अब देखो इंटर रिलेटेड कैटेगरीज। ठीक है, जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या है? पॉलिसी प्रोसीजर एप्लीकेबल अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशन सपोर्टिंग एप्लीकेशन कंट्रोल। जैसे एंड्रॉइड का कंट्रोल एक तरीके से कह सकते हो कि वो जनरल आईटी कंट्रोल है, लेकिन एप्लीकेशन कंट्रोल जो है वो पर्टिकुलर प्रोसेस लेवल पर, जो एप्लीकेशन आप चला रहे हो उसमें आ रहा है समझ। ठीक है ना? रिलेशनशिप, जनरल आईटी कंट्रोल सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल होते हैं तो एप्लीकेशन ढंग से काम कर पाते हैं। बोथ आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्रू आईटी सिस्टम। क्लियर है? ठीक है, जनरल आईटी कंट्रोल नहीं रहेंगे तो उसे पता चला सिस्टम ही खराब हो जाए, आ रहा है समझ? ठीक है, तो वो चल नहीं पाएगा। क्लियर है? एमसीक्यूज बताओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स? बिजनेस के प्रोसेस लेवल ऑपरेशंस को वो सपोर्ट करता है। ठीक है, सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल? कैसे पता? कैसे पता? अच्छा, ठीक है, सीक्वेंशियल सीक्वेंस नंबर चेक्स। ठीक है ना? फिर व्हाट कैरेक्टराइजेस आईटी डिपार्टमेंट कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, सॉरी। सी, डिपेंडेंसी ऑन रिलायबल डेटा, सोर्स डेटा फ्रॉम आईटी सिस्टम। क्योंकि अगर सोर्स डेटा गलत मिला तो सारा प्रोसेसिंग सब गलत हो जाएगी। क्लियर है? चलो, फोर्थ वाला, वाई आईटी जनरल आईटी कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल इंटर रिलेटेड, बी। ठीक है, फिर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जनरल आईटी कंट्रोल एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स? अरे इंटर रिलेटेड कैटेगरीज, यही तो टॉपिक पढ़ा ना। चलो, अब टेस्टिंग मेथड्स क्या होते हैं? टेस्टिंग मेथड्स क्या होते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में? टेस्टिंग मेथड का मतलब समझ रहे हो? सॉफ्टवेयर कैसे चेक करोगे बताओ? ठीक है, इंक्वायरी करके कैसे? क्यों, ये कर लेता है तुम्हारा सिस्टम, वो कर लेता है। अब ये है एक सबूत है, लेकिन ये सबसे, हाँ, सबसे लीस्ट भरोसेमंद वो है एविडेंस। ठीक है, ये फायदे मत देखो इसके, ये सिस्टम कभी भी चेक पूछ के नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन हाँ, इंक्वायरी पर्टिकुलर हो सकती है कि ये काम कैसे करता है बताओ, है ना? शुड बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर टेस्टिंग मेथड्स। ऑब्वियसली बात है। ऑब्जर्वेशन मतलब आप देख रहे हो कि हाँ, कर एंट्री कर देखें क्या होता है। अरे ठीक है, सिस्टम वाले से बोल रहे हो आप, लगा अंगूठा लगा देखेंगे जरा बायोमेट्रिक अटेंडेंस ले रहा कि नहीं ले रहा। समझ में आ रहा है? यही तो होता है ऑब्जर्वेशन, कि करो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, ये री परफॉर्मेंस भी हो गया वैसे। ठीक है, कि इसका आउटपुट देख लिया तुमने तो वो एक तरीके से पूरा का पूरा री परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल चीज में इंस्पेक्शन थोड़ी है, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन बोल रहा हूँ। इंस्पेक्शन जनरली पता किसमें होगा? डॉक्यूमेंट्स का होगा। ठीक है ना? तो कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन, पूरा उससे रिलेटेड कागजात जो है वो आप देखोगे। ठीक है, अच्छा, फिर तो पहला हो गया आपका, नहीं, ये 4 टाइप्स ऑफ ऑडिट टेस्ट। ठीक है, अब फिर इफेक्टिव टेस्टिंग, कंबाइनिंग इंक्वायरी विद इंस्पेक्शन। डॉक्यूमेंट देख रहे हो, साथ में पूछते भी जा रहे हो, आ रहा है समझ में? इससे काफी अच्छा ऑडिट एविडेंस जनरेट होता है। ठीक है ना? प्रोफेशनल जजमेंट डिटरमिन्स द चॉइस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट बेस्ड ऑन factors like risk assessment, control environment, evidence requirement, historical errors. अब देखो,
इसमें ना आपका जजमेंट लगेगा, क्योंकि आप किसके बारे में सोच रहे हो, कंप्यूटर के बारे में। आपको समझना पड़ेगा कि वो डम मशीन क्या अंडरस्टैंडिंग ले लेगी। क्या होता है ना, कंप्यूटर वो गलती करता है जिसके बारे में इंसान सोच नहीं पाता ना, कंप्यूटर को सिखाने से पहले। आ रहा है समझ? ये फोन या ये सब सिस्टम्स जो है वो हमारी सोच से बेहतर काम करते हैं वैसे, क्योंकि इसमें दिमाग लगा हुआ है हजारों लोगों का। समझ रहे? हर व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। समझ रहे? 10 साल से इसमें अपडेशन का प्रोसेस वो कंटिन्यूस है, मतलब वो चल ही रहा है। इसलिए आज के डेट में ये स्मार्टफोन क्यों है, क्योंकि ये लोगों से भी स्मार्ट है। ये लोगों से स्मार्ट नहीं है, ये हजारों लोगों का वो है, लेकिन फिर भी उनके सिर्फ फोन के जो ऑपरेशन है या वो उनको लेकर के वो क्या है, उसका डेटा उसमें फीड है। क्लियर है? ठीक है। तो इसीलिए प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो लगेगा आपको। समझ में? आईटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम टेस्ट वेस्ट करने के लिए ना, ठीक है, इफेक्टिव टेस्टिंग मेनली पता किसमें चलती है, जैसे जैसे एंटीवायरस या कंट्रोल्स बनाते हैं ना वो लोग, तो जो है वो उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब हम लोग ने जब डीसा किया था ना, तो जो लोग सिखाने आए थे उनमें से एक था कि वो लोग सिक्योरिटी ऑफिसर की तरह वर्क करते थे, मतलब कंप्यूटर वाले, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और ये वो। तो वो जो है, वो जब सिस्टम किसी किसी का चेक करने जाते थे, तो वो अ, ऐसा होता था कि आर्टिफिशियली वायरस भेज रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो कितना अच्छा है। दिस इज अ काइंड ऑफ इफेक्टिव टेस्टिंग, टेस्टिंग का एक प्रकार है। क्लियर है? ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग द नेचर ऑफ टेस्ट एंड जजमेंट्स इन द ऑडिट फाइल इज एसेंशियल। जो भी आप समझे इससे, वो आपको जरूर जरूर क्या करना बेटा, डॉक्यूमेंट करना। क्लियर है? अब टेस्टिंग कैसे होगी, वॉक थ्रू। वॉक थ्रू क्या होता है, मैंने आपको बताया था वैसे। आप एक कंट्रोल को लेकर के उसके शुरू से लेकर के एंड तक चले जाते हो। समझ रहे हैं? क्या होता है, आपने जो कंट्रोल बनाया, तो आपने कंट्रोल डिफाइन किया होगा ना कि भैया ये कंट्रोल ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। जो व्यक्ति ये बोल देता है ना, समझ रहे, कह रहे ये तो कंप्यूटर जनरेटेड है, हम क्या करें, तो भैया वो कुछ भी बोल रहा है, फालतू बात बोल रहा है। और या तो वो गधा है, उसको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया कंप्यूटर जो है उसको जो भी चीजें हैं वो सिखाई किसने, वो इंसान ने सिखाई है। आ रहा है समझ? तो वो कैसे काम कर रहा है, ये बात आसानी से जानी जा सकती है, अनटिल अनलेस जैसे रेडीमेड होता है। समझ रहे? तो आप उसका, आपको उसका वो एप्लीकेशन या उसका एक्सेस नहीं देगा ना कि वो एप्लीकेशन बनी कैसे, पर वो फिर टेस्टेड है। समझ रहे? वो इतने प्रकार से टेस्ट हो चुका है। अब जैसे टैली है, तो टैली जो है वो काम कैसे करता है, ठीक है, इसका सोर्स कोड नहीं दे देगा वो आपको, लेकिन इन जनरल तो आपको समझ में आ जाएगा ना उसमें काम करते करते। टैली तो पता है ना आप लोगों को। क्लियर है? तो वॉक थ्रू कि एक एंट्री डाली तो वो कहाँ जाएगी, फिर वो कहाँ जाएगी, फिर वो कहाँ जाएगी। तो आपने कंट्रोल्स कैसे डिफाइन किया, अगर खुद से डेवलप्ड है तो प्रोग्राम भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया वॉक थ्रू। एंड टू एंड, शुरू से लेकर के एंड तक एक ट्रांजेक्शन के आउटपुट तक आप जाओगे। ठीक है, जैसे कि जैसे यहां से ये प्लग नहीं चल रहा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, वो पूरा पूरा बोर्ड नहीं चल रहा ना, तो वो ऐसे बीच में कहीं से अभी वायर लगा करके देखेगा यहाँ पर कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बीच में कहीं पर देखेगा, बीच में कहीं पर देखेगा, तो उसको ये पता चलेगा कि इतने में करंट है या नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ कहीं है या वहां पर है। तो ये वो पूरा करंट यहाँ से वहां तक पास हो रहा है, तो वो उसको देख पा रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि आप इसके अंदर जाकर के नहीं देख सकते कि वायर कहाँ से टूट रही है, लेकिन अगर आप बाहर बाहर से टेस्टिंग कर ले, मतलब पॉइंट ये है कि आपको टेस्टिंग के तरीके देखने पड़ेंगे, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको प्रोग्राम के एकदम अंदर ही जाना। क्लियर? ठीक है ना? तो यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, है ना। यूजर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व हाउ यूजर्स प्रोसेस ट्रांजैक्शंस इन डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, यूजर्स जो है वो
कैसे ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं इन डिफरेंट सिनेरियो। जैसे मान लो कि अकाउंटिंग एंट्री है, तो रेगुलर एंट्री कैसे करेंगे, फिक्स एसेट आ गया तो क्या करेंगे, आग लग गई तो क्या एंट्री करोगे, कैसे होगा, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे अलग अलग सिनेरियो में वो किस तरीके से बिहेव करेंगे ये देख लो, क्योंकि कंट्रोल्स जो है रेगुलर चीजों के लिए तो काम कर जाते हैं, अनयूजुअल चीजों के लिए नहीं करते हैं। तो कितना एफिशिएंट कंट्रोल है आईटी वाला, ये देखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन, ये वही डॉक्यूमेंट रीड कर लिया आपने, क्लियर है। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में टेस्टिंग कैसे होती है, वॉक थ्रू, यूजर ऑब्जर्वेशन और कॉन्फ़िगरेशन इंस्पेक्शन, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। फिर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, असेस द इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिस्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, मतलब आईटी रिस्क का इम्पैक्ट क्या है। आपकी एंटिटी जितनी डिपेंडेंट होगी ना आईटी पर, उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा। सारा सिस्टम आईटी में हो रहा है तो सब बर्बाद हो जाएगा अगर आईटी पे हुआ तो, समझ में आ रही है बात। एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जितना ऑटोमेटेड होगा उतना डिसरप्ट होगा, जितना ऑटोमेटेड होगा उतना डिसरप्ट होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। प्लान ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, जनरल आईटी कंट्रोल्स आर नॉन एग्जिस्टेंट और इनइफेक्टिव, मतलब जनरल आईटी कंट्रोल नहीं है तो क्या करोगे, दूसरा कुछ करेंगे, ठीक है ना। और रिलाय ऑन सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशन विद कॉशन, अगर सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशन पे आप भरोसा कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अच्छा, ये जितना भी आईटी रिलेटेड वाला अपन लोग पढ़ रहे हैं, ये जनरल लाइफ से रिलेट नहीं होता, इसलिए इसमें आपको टाइम ज्यादा बिताना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात। मॉड्यूल की ही लैंग्वेज आपके सजेस्टेड आंसर में होगी, क्लियर है। क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं ये देख लो, साइड हेडिंग सब बना के दे दी गई है आपको, पॉइंटर्स में है पूरा, तो बहुत आसानी से हो सकता है, क्लियर है, ठीक है ना। एटलीस्ट ये है टेस्टिंग मेथड्स मॉड्यूल में, ये है पूरा, आ रहा है नहीं समझ में? ये पूरा पैराग्राफ अभी इसको पूरा है ना, तुम्हारे उसमें देखोगे तो है ना, ये पूरा 4 मेन हेडिंग और उसके बाद फिर सब हेडिंग पॉइंटर्स, यही मेन है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ठीक है। चलो, which audit test is efficient but provides the least audit evidence, inquiry, clear है। फिर what is the most efficient effective audit test but can be time consuming, re-performance, क्यों, परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो गुड, कई बार तुम लोग ऐसे आंसर देते हो मेरे को लगता है देख के दिया आंसर, ठीक है। अच्छा, पीछे नहीं है तो नोट करते हैं, हाँ, टिक करते हैं, या तो फिर लेक्चर में तो हो गई, खैर। फिर क्या है, थर्ड वाला बताओ, व्हाट मेथड इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग हाउ यूजर्स प्रोसेस ट्रांजैक्शन अंडर डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। फिर विच कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट जनरली प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। फिर व्हाट शुड द ऑडिटर असेस इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इफ जनरल आईटी कंट्रोल्स आर इम्पैक्टेड, impact of IT risk and environment complexity, ठीक है। फिर एक सेकेंड रुक जाओ, भाई ये 10th तक का तो हो ही जाए तो सही रहेगा यार, तो इतना सही है, चलो ठीक है। ये कहाँ पर है अपन, अच्छा हाँ, तो सब 9th ही तो पढ़ना है, ये तो बस ऐसे ही है मतलब,
छोटा सा करो तेरे अबे इतना सा पैच है जितना स्क्रीन में दिख रहा है। सेकंड चैप्टर समझना ज्यादा पड़ता है आईटी वाला है चलो ठीक है फिर 10th वाला भी कर लेंगे कल proper। नहीं वो ऑडिट अप्रोच, चलो ठीक है उसको रिलेट कर दूंगा।